नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन क्लास के अंदर। इससे जो हमने पहले वाली क्लास थी उसके अंदर अपने जिक्र कर लिया था कि जो राजस्थान को ऋग्वेद के अंदर क्या कहा जाता है, रामायण के अंदर राजस्थान को क्या कहा जाता था। उसके बाद कन्नन जेम्स टोडो जो वो अपने सारी बातें इससे पहले वाली क्लास के अंदर कर ली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक, राजस्थान की जियोग्राफी का। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल सभी को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यदि इस वर्ग किलोमीटर का अपने को वर्ग मील पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1,32,143 वर्ग मील। अब दोस्तों बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रहे दोस्तों, आप भले जीके की तैयारी कर रहे हो लेकिन आप प्रतिशत निकालना सीख लेना, क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमा फिरा किस प्रकार से प्रश्न दे सकता है कि राजस्थान है वो जो भारत है, राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत है, जो जैसलमेर है उधरपुर में कितना प्रतिशत, तो आपको परसेंटेज निकालने इसके आने चाहिए। जैसे अपने बात करते हैं कि राजस्थान है वो भारत का कितना प्रतिशत है, 3,42,239, 32,87,263, यानी कि लगभग 10.41% है। जो राजस्थान है वो भारत का कितना परसेंट है दोस्तों, 10.41% है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका वर्ग मील हो जाएगा 1,32,143 वर्ग मील। भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इस प्रकार जो राजस्थान है वो भारत का कितना है, 10.41% है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट की। ठीक है, ये कौन सा भाग है राजस्थान का, ये पूर्वी भाग है। मैंने बताया था ना पिछले वाली क्लास के अंदर कि जिस साइड में आपका राइट हैंड होगा वो कौन सी होगी, पूर्वी साइड होगी। यानी कि यहाँ पे एक जिला पड़ता है जो सभी को पता है, यहाँ जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, कौन सा, धौलपुर। लेकिन दोस्तों आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अपने को धौलपुर के साथ इसकी तहसील भी याद रखनी होगी, कौन सी, राजाखेड़ा। गांव कौन सा हो जाएगा, सिलाना। यानी कि जो राजस्थान का पूर्वी पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील और सिलाना गांव। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिमी पॉइंट की। यहाँ पे सभी को पता है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। गांव कौन सा हो जाएगा, सम। तहसील कौन सी हो जाएगी, सम। और गांव कौन सा हो जाएगा, कटरा। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान का पश्चिमी पॉइंट है वो कौन सा है, जैसलमेर जिला, सम तहसील और कटरा गांव। अब बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी पॉइंट की। गंगानगर जिला हो जाएगा, तहसील भी गंगानगर हो जाएगी, और जो गांव हो जाएगा वो हो जाएगा कोणा। कौन सा गांव, कोणा। अब बात करते हैं जो नीचे का, ये जो दक्षिणी पॉइंट है वो कौन सा है, बांसवाड़ा जिला, तहसील कौन सी हो जाएगी, कुशलगढ़, और गांव कौन सा हो जाएगा, बोरकुंडा। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का पूर्वी पॉइंट कौन सा हो जाएगा, धौलपुर जिला, राजाखेड़ा तहसील और सिलाना गांव। और इसका पश्चिमी पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर, सम तहसील और कटरा गांव। उत्तरी पॉइंट हो जाएगा गंगानगर और कोणा। और जो नीचे का भाग हो जाएगा यानी कि दक्षिणी भाग को कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बोरकुंडा। तो बात करते हैं कि राजस्थान की इस प्रकार से लंबाई कितनी है और इस प्रकार लंबाई कितनी है। यानी कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई हो जाएगी दोस्तों 869 किलोमीटर। और जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई कितनी है, वो कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 826 किलोमीटर। यानी कि अब लगभग स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज रहता है कि ये लंबाई है या ये लंबाई है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि
सबसे बड़ा जिला कौन सा है अपना जैसलमेर, यानी कि जिस साइड के अंदर जैसलमेर साथ में गिना जाएगा वो क्या होगी, वो इससे ज्यादा होगी, यानी कि ये 869 किलोमीटर है, इसके अंदर जैसलमेर है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की जो राजस्थान की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 869 किलोमीटर हो जाएगी, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो राजस्थान की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 826 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान की। ये अपना राजस्थान है, तो इसकी आकृति किस प्रकार की है, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की हो जाएगी दोस्तों, पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज। राजस्थान क्या कहते हैं किस प्रकार की पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज है, ये अपने को सामने दिखाई दे रहा है जी। ये क्या है, ये पतंग के आकार का राजस्थान, इसलिए जो राजस्थान की आकृति जो पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज के समान होते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों, ये सबसे पहले बताया था टी.एच. हैंडलैंड। किसने बताया था, टी.एच. हैंडलैंड ने बताया था कि जो राजस्थान की आकृति है वो किस प्रकार की पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो अपना भारत है, भारत वो पृथ्वी का टोटल का कितना है, तो वो हो जाएगा 2.42%, यानी कि जो अपना भारत है वो टोटल पृथ्वी का कितना 2.42% है। ठीक है, आपको ये चीज इसी तरीके के अंदर समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपने आगे चलते हैं। कल अपने दोस्तों राजस्थान की पिछले वाली क्लास के अंदर जो अपने राजस्थान के जो बड़े जिले हैं उनको जिक्र अपने कर लिया था, तो आज भारत के बड़े जिलों का जिक्र करते हैं। भारत के बड़े व छोटे जिले, जो सबसे पहले नंबर पे आता है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, कच्छ। कौन सा है, कच्छ। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ले, और तीसरा कौन सा हो जाएगा अपना जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। इसका क्षेत्रफल कितना है, कच्छ का क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। लेह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 45,110 वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर का क्षेत्रफल वो लगभग अपने सभी को पता है कितना हो जाएगा, 38,401 किलोमीटर। ध्यान रहे दोस्तों, अपने पीछे वाली क्लास के अंदर राजस्थान के जो बड़े जिले हैं उनका क्षेत्रफल और जो बड़े जिले हैं उनका जिक्र कर लिया था, लेकिन अब आपने भारत के बड़े जिले व छोटे जिले, यानी कि सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा कच्छ। कितने क्षेत्रफल है, 45,652 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पे आता है लेह, कितना 45,110 वर्ग किलोमीटर। और जो 3 नंबर पे आता है वो है जैसलमेर, कितना 38,401 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं सबसे छोटा, यानी कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, माहे। कौन सा, माहे। पांडिचेरी के अंदर पड़ता है, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर का है। कितना है दोस्तों, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर का है। सबसे छोटा है जो जिला है वो कौन सा है, माहे है, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर का है। कहां पड़ता है, पांडिचेरी के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और जो भारत के बड़े राज्य है उनको भी याद रखो, रख लेना। पहले नंबर पे आ जाएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र। छोटा कौन सा हो जाएगा, गोवा। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आ जाएगा सिक्किम। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल सभी को पता है 3,22,000, इसका हो जाएगा 3,08,000, और महाराष्ट्र का हो जाएगा 3,07,000 वर्ग किलोमीटर। गोवा का पूछ ले 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये जो सिक्किम है ये दूसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भारत के सबसे बड़े राज्य है, भारत के सबसे बड़े राज्यों के अंदर बात करें, पहले पर राजस्थान आएगा, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र। 3,42,000, 3,08,000, 3,07। ठीक है, और गोवा का हो जाएगा 3702। ठीक है दोस्तों, अब अपने आगे की बात करते हैं। कौन सा पार्ट है, भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश ये अपना राजस्थान है।
ठीक है दोस्तों, इसको मुख्य कितने भागों के अंदर बांटा गया है? इसको मुख्यतः 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया। लेकिन यहाँ है दोस्तों, सबसे पहले भौतिक प्रदेश के अंदर बांटने का काम किया था वो किसने किया था? जो सबसे पहले काम किया था वो किया था वीएन मिश्रा ने। कब किया था? 1966 से 68 के मध्य किया था। इसने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल के अंदर तो राजस्थान का भौतिक विभाजन किया वो कितने भागों में किया था? 7 भागों में किया था। यानी कि जो सबसे पहले राजस्थान का भौतिक प्रदेश को बांटने का काम किया था वो किसने किया था? वो वीएन मिश्रा ने किया था। 1966 से 1968 के मध्य राजस्थान का भूगोल के अंदर अपनी पुस्तक के अंदर राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों के अंदर बांटा था। 2 नंबर बात करते हैं कि जो 2 नंबर में किसने भौतिक विभाजन किया था? एस के सेन ने किया था। कब किया था? 1968 के अंदर किया था। और इसने जो राजस्थान को कितने भागों के अंदर बांटा था? 3 भौतिक प्रदेशों के अंदर इसने बांटा था। 3 नंबर में बात करते हैं जो राजस्थान का तीसरी बार भौतिक विभाजन किया था वो किसने किया था? वो किया था डॉक्टर रामलोचन ने किया था। कब किया था? 1971 के अंदर किया था। और उसने जो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा था? 2 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा था। ये दोस्तों अपने एग्जाम के अंदर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जो वीएन मिश्रा के अनुसार जो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, तो फिर अपने ऑप्शन साफ करना है। और यदि सीधा पूछ लिया जाए कि राजस्थान को मुख्य कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, तो फिर अपने ऑप्शन 4 करना है। राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया। कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया दोस्तों? 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया। कौन कौन सा? पहले भाग का नाम है थार का मरुस्थल। 2 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? अरावली। 3 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? पूर्व का मैदान। और 4 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती का पठार। कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती का पठार। राजस्थान को मुख्य 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्व का मैदान और चौथा हाड़ौती का पठार। ये अपना राजस्थान है। जो ये भाग है ये किसके अंदर आता है? यहाँ पे मरुस्थल है, सभी को पता है। जो मैंने अगर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के अंदर बात करें तो मरुस्थल है, तो यानी कि ये जो भाग होगा वो कौन किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा थार के मरुस्थल के अंदर। यहाँ पे दोस्तों पहाड़ियां हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। यानी कि राजस्थान के मैप के अंदर यहाँ पे पहाड़ियां हैं, तो ये किसकी हो जाएगी? ये अरावली की पहाड़ियां। यानी कि ये भाग हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? अरावली का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों मैदान है, यहाँ पे पूर्व का मैदान है। ये मैदान है, इसका मतलब ये किसके अंदर आ जाएगा? पूर्व का मैदान। ठीक है। अब ये यहाँ पे पठारी क्षेत्र है, यानी कि ये हो जाएगा हाड़ौती का। अब कई बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है? अरावली किसका अवशेष है? पूर्व का मैदान किसका अवशेष है? हाड़ौती का पठार वो किसका अवशेष है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष हो जाएगा? तैतीस सागर का। ठीक है। जो अरावली है वो किसका अवशेष हो जाएगी? गोंडवाना लैंड का। और जो पूर्व का मैदान है वो किसका अवशेष हो जाएगा? 33 सागर का। और जो हाड़ौती का पठार है ये किसका अवशेष हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। तो थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? 33 सागर का है। अरावली गोंडवाना लैंड का है। पूर्व का मैदान 33 सागर का अवशेष है। और हाड़ौती का पठार है वो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है।
तो दोस्तों अब लगभग स्टूडेंट के यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि 33 अगर गोंडवाना, तो मैं बता दूं कि जो राजस्थान है ये मान लो अपना राजस्थान है, इसके अंदर जो खारे पानी की झीलें वो सारी वो कौन से भाग के अंदर है, सारी की सारी मरुस्थल भाग के अंदर है। इस भाग के अंदर यानी कि ये कौन सा भाग हो गया राजस्थान का, थार का मरुस्थल हो गया। यानी कि सारी की सारी खारे पानी की झीलें वो कौन से भाग के अंदर आ जाएगी, थार के मरुस्थल के अंदर आ जाएगी। यानी कि वो जो झीलें है वो खारी है, वो किसकी वजह से वो, यानी कि वहां पे किसी न किसी समुद्र का अवशेष है, किसी न किसी सागर का अवशेष है। तो इसकी वजह से ये जो भाग है वो किसी न किसी सागर का अवशेष है। यानी कि कौन से सागर का अवशेष है, ये 33 सागर का अवशेष है। ठीक है, फिर आती है गोंडवाना और फिर ये 33 और ये फिर गोंडवाना, यानी कि 33 गोंडवाना 33 गोंडवाना। ठीक है, सबसे पहले थार का मरुस्थल आएगा, फिर अरावली आएगी, फिर पूर्व का मैदान आएगा, फिर हाड़ौती का पठार आएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये आप ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष हो गया, अरावली गोंडवाना लैंड का, पूर्व का मैदान 33 सागर का अवशेष और हाड़ौती का पठार किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब अपने बात करते हैं एक एक की, थार के मरुस्थल की बात करते हैं। थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल को दोस्तों अपने बात करें तो थार के मरुस्थल कितने देशों के अंदर फैला हुआ है, 2 देशों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन सा, पहला भारत और दूसरा जो यहाँ पे एक देश लगता है जिसका क्या नाम है, पाकिस्तान। दोस्तों मैं बता दें जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है, यानी कि ये जो थार का मरुस्थल कितने देशों के अंदर फैला हुआ है, 2 देशों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, 4 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, कौन कौन से 4 राज्य है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हो जाएगा गुजरात। जो राजस्थान का जो भारत के अंदर जो टोटल थार का मरुस्थल है कितना है, उसका क्षेत्रफल है 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन राजस्थान के अंदर कितना है, राजस्थान के अंदर हो जाएगा 1,75,000। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान 2 देशों के अंदर फैला हुआ है, 4 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। 2,33 इसका जो पूरा भारत के अंदर है, भारत में टोटल क्षेत्रफल, और ये एक क्षेत्र हो जाएगा राजस्थान के अंदर, कितना हो जाएगा 1,75,000। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे की बात करते हैं। ये किसका अवशेष है, यानी कि ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा भाग है, ये दोस्तों पूर्वी भाग है। यानी कि ये जो थार का मरुस्थल है वो ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात करते हैं कि यहाँ पे अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियों से पश्चिम की तरफ जो थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है, 58%। यानी कि अरावली के पश्चिम में जो थार का मरुस्थल का भाग है वो कितना हो जाएगा, 58% हो जाएगा। और यदि पूछ ले कि टोटल थार के मरुस्थल का राजस्थान के अंदर कितना है, तो फिर आपने ऑप्शन करना है 61.11%। अब ये कहानी लगभग दोस्तों समझ में नहीं है कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यानी कि ये जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, ये अरावली के पश्चिम के अंदर पूछे, यानी कि अरावली के पश्चिम के अंदर जो इसका भाग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 58% हो जाएगा। और टोटल है वो कितना हो जाएगा, 61.11% हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पहाड़ियों के बीच में जो जगह है वहां से क्या ये मरुस्थल है आगे आगे है। ठीक है, जहाँ पे पहाड़ियों के बीच में जगह है वहां से मरुस्थल आगे आगे है। और इस प्रकार से जो टोटल मरुस्थल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 61.11% भूभाग पर है अपने राजस्थान में टोटल है मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों,
रेगिस्तान का मार्च, नाम सुना है क्या कभी आपने? रेगिस्तान का मार्च यानी कि रेगिस्तान का आगे बढ़ना है, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। इसके लिए कौन सा गांव जाना जाता है? जैसलमेर का नाचना गांव, इसके लिए जाना जाता है। जैसे रेगिस्तान के मार्च के लिए, यानी कि मार्च का अर्थ है आगे बढ़ना। ये जो रेगिस्तान है ये किसके लिए ये आगे बढ़ रहा है? क्या ये अरावली के पहाड़ियों से कई जगह जहाँ पे पहाड़ियां नहीं है वहां पे आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से टोटल हो जाएगा वो कितना 61.11%। और इसका जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? जैसलमेर का नाचना गाँव, यानी कि रेगिस्तान का मार्च किसे कहते? रेगिस्तान का मार्च जैसलमेर का नाचना गाँव, ठीक है। और एक दोस्त ध्यान रखना, सम गाँव तुरंत है वनस्पति रहित गाँव है। कौन सा? समगांव। समगांव में वो पूर्णतः वनस्पति रहित गाँव है, यानी कि वहां पे पूर्णतः वो वनस्पति रहित हो चुका है, यानी कि वहां पे कुछ नहीं उगता है। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अपने आगे चलते हैं। इस दोस्तों मैं खार के मिश्रण को 2 भाग में अंदर विभाजित कर लेता हूँ। कितने भाग में अंदर? 2 भाग में अंदर। एक को कर लेता हूँ शुष्क और एक को कर लेता हूँ अर्धशुष्क। यानी कि दोस्तों आप ये बताओ कि यहाँ पे बरसात ज्यादा होती है, ये यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। तो सभी को पता है कि जो बरसात है वो यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे बिल्कुल शुष्क पड़ता है। तो मैं इस शुष्क को क्या नाम देता हूँ? शुष्क मरुस्थल। और जिसके दूसरे भाग को क्या नाम दे देता हूँ? अर्धशुष्क मरुस्थल। पहला हो जाएगा शुष्क मरुस्थल और दूसरा हो जाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तब अपने बात करते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है वो किस प्रकार अक्षांश और दशांश के बारे में है, तो इनके थोड़े जिक्र कर लेते हैं। यानी कि ये मान लो अपना राजस्थान है, यहां से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश तक वो क्या है? मरुस्थल है। और यहाँ से स्टार्ट होता है कितना? 72 डिग्री 30 मिनट से लेके 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी दिशांतर। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल फैला वो कितने, यदि अक्षांश और दशांतर के मध्य पूछ लिया जाए तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। और दशांतर की बात करें तो 72 डिग्री 30 मिनट से 70 डिग्री 45 मिनट के अंदर पूर्वी दिशांतर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करें कि इस प्रकार मरुस्थल की लंबाई कितनी है, इस प्रकार मरुस्थल की लंबाई कितनी है। दोस्तों इस प्रकार से जो मरुस्थल की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 640 किलोमीटर। और जो इस प्रकार से जो मरुस्थल की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 300 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तो हम शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को, अब मैं दोस्तों इस शुष्क मरुस्थल को फिर 2 भागों में डिवाइडेशन कर देता हूँ। यानी कि ये जो शुष्क मरुस्थल है इसको फिर 2 भागों में विभाजित कर देता हूँ। कौन सा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ध्यान रहे दोस्तों, बालू का स्तूप युक्त, युक्त का मतलब जहां पे बालू का स्तूप है, जहाँ पे बालू का स्तूप है वो तो हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, यानी कि जहाँ पे मिट्टी नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब जिस प्रकार बालू का स्तूप यानी कि सबसे ज्यादा कब बनते हैं, तो बालू का स्तूप सबसे ज्यादा मार्च से जुलाई के मध्य बनते हैं। और जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो कितना है? 60% बालू का स्तूप युक्त प्रदेश ही है। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि कितने राज्यों के अंदर फैला हुआ है, 4 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। ये दोस्तों प्रश्न राजस्थान में 2012 के अंदर पूछा जा चुका है। राजस्थान में 2012 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो तार का मरुस्थल है वो कितने राज्यों के अंदर फैला हुआ है। तो लगभग स्टूडेंट अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो क्या पंजाब हरियाणा के अंदर भी मरुस्थल है? हाँ दोस्तों, वहाँ पे भी मरुस्थल है, लेकिन वहाँ पे सिंचाई होने की वजह से वो मरुस्थल जैसा दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो है मरुस्थल का ही भाग है। ठीक है दोस्तों, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी कि जहाँ पे बालू का स्तूप है वो तो कौन सा हो जाएगा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी कि जहाँ पे पहाड़ियां आ जाती है, जहाँ पे मरुस्थल नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से जो अपने मानते हैं कि आपने देख लो
जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का केंद्र है वो कौन सा है? जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर है। लेकिन जो जोधपुर दुर्ग है वो किसके ऊपर है? पहाड़ी के ऊपर है। तो इस प्रकार से जहाँ पे पहाड़ियां आ जाती है वो किसके अंदर आ जाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर आ जाता है। और जहाँ पे मरुस्थल है वो किसके अंदर आ जाता है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपने बात करते हैं कि ये जो बालू, इसके अंदर मैंने दो भागों में अंदर बांट दिया था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? ये दोस्तों लाठी सीरीज। क्या है ये? काजरी। काजरी यानी खोजी थी कौन सी? लाठी सीरीज। सर ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 के अंदर हुई थी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी स्थापना ये जोधपुर के अंदर 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि ये जो क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो लाठी सीरीज है यहाँ पे क्या है? ये भूगर्भिक एक जल पट्टी है। क्या है ये? क्या भूगर्भिक है जल पट्टी। यानी कि ये मान लो कि इसके अंदर जो है यहाँ पे क्या है? नीचे पानी है। तो इस भूगर्भिक जल पट्टी के अंदर यानी कि लाठी सीरीज के अंदर है, नीचे पानी है। इसकी वजह से यहाँ पे सेमन घास है वो उगता है। कौन सा? सेमन घास। ठीक है, और ये गोदावरी देवी सेमन घास है मानी जाती है। इस प्रकार से लाठी सीरीज काफी वैज्ञानिकों ने खोजी थी। जोधपुर 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब अपने बात करते हैं क्या? चांदन नलकूप। ये क्या है? तो ये जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर एक है जो एक नलकूप है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? मीठे पानी के लिए जाना जाता है। तो इसको चांदन नलकूप कहते हैं। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की बात करते हैं अपने। लाठी सीरीज है, ये कहाँ पे है? मोहनगढ़ से लेके पोखरण के मध्य, यानी कि जो लाठी सीरीज की अपने बात करें तो मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य एक भूगर्भिक काजरी वैज्ञानिकों द्वारा एक भूगर्भिक जल पट्टी खोजी गई जिससे लाठी सीरीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच के अंदर इसका विस्तार है। इसके अंदर जो दामन करड़ी तलगम सेवन घास है वो इसके अंदर उगता है। ठीक है दोस्तों, ये नाम सुना है क्या कभी? लिलोन। एक नाम आता है दरियन। लिलोन क्या होता है? ये यहाँ पे जो मैंने बताया था कि सेमन घास होता है, सेमन के कट्टे घास को, यानी कि जो सेमन का कटा हुआ घास होता है उसको क्या कहते हैं? लिलोन कहते हैं। और दरियन क्या? ये दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि दरियन किसे कहा जाता है? तो जो रेत के टिल्ले होते हैं, रेत के टिल्लों को साहित्यिक भाषा के अंदर क्या नाम से जाना जाता है? दोहरे नाम से जाना जाता है। और इन्हीं दोहरों को जैसलमेर के अंदर क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। यानी कि रेत के टिल्लों को साहित्यिक भाषा के अंदर दोहरे कहा जाता है और इन्हीं दोनों को जो जैसलमेर के अंदर किस नाम से जाना जाता है? दरियन नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने आगे बात करते हैं। मैंने जो आपको बताया था कि जो शुष्क मरुस्थल है, इसके अंदर क्या है? 3 प्रकार की आकृतियां बनती है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और एक होता है अनुप्रस्थ या आड्य बालू का स्तूप। ठीक है, और एक होता है बरखान। ये क्या होता है दोस्तों?
ये अनुदैर्ध्य बल का स्तूप यानी कि ये वो बल का स्तूप होते हैं जो हवा की दिशा के समांतर बनते हैं, यानी कि इस प्रकार से जो दोस्तों हवा आ रही है तो इसके इस प्रकार यानी कि बिल्कुल इसके समांतर जो बनते हैं, यानी कि हवा की दिशा के समांतर बनने वाले बल को स्तूप को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुदैर्ध्य बल का स्तूप कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे है जो जिनको साहित्यिक भाषा के अंदर दोहरे कहा जाते हैं वो दोहरे बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अनुप्रस्थ या आड़े बल का स्तूप। इसके अंदर भी दोस्तों हवा इसी दिशा के अंदर आती है, लेकिन इसके अंदर जो आकृति बनती है वो इस प्रकार से बन जाती है। ठीक है, यानी कि जो दोहरे होते हैं वो इस प्रकार से बन जाते हैं, यानी कि इस प्रकार नहीं बन के जो दोहरे की आकृति है वो क्या हो जाती है, इसके बिल्कुल समकोण बन जाती है। अब लगभग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हवा तो इसी दिशा से आ रही है लेकिन फिर भी जो आकृति है वो अलग अलग कैसे हुई। तो बता दो दोस्तों, यदि हवा की दिशा तेज हुई, यानी कि यदि हवा की दिशा, हवा की गति है जो तेज हुई तो जो आकृति है इस प्रकार से बनेगी, और यदि हवा की दिशा जो हवा की गति है वो जो धीरे है तो जो आकृति है वो इस प्रकार से बनेगी। यानी कि यदि हवा बिल्कुल धीरे चल रही है तो आकृति इस प्रकार से बनेगी, और तेज हो तो इस प्रकार से बनेगी। यानी कि अनुप्रस्थ आड़े बल का स्तूप, हवा की दिशा के समकोण बनने वाले बल को स्तूपों को अनुप्रस्थ आड़े बल का स्तूप कहते हैं, और अनुदैर्ध्य बल का स्तूप यानी कि जो हवा की दिशा के समांतर बनने वाले बल को स्तूप होते हैं उनको अनुदैर्ध्य बल का स्तूप कहते हैं। फिर अपना टॉपिक आता है बरखान। रेत के अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है दोस्तों, बरखान कहा जाता है। यानी कि इनकी आकृति बनती है वो किस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनती है। किनकी, बरखान की। जो बरखान होते हैं इनकी इस प्रकार से हवा आती है और जिनकी आकृति इस प्रकार से बनती है, और फिर ये इस प्रकार से आगे अपना विस्तार करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो बरखान होते हैं उनके सींगों का मुंह किस प्रकार होता है, हवा के बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर होता है। यानी कि ये इसके सींग होते हैं और जो इनका मुंह होता है वो किसके होता है, हवा के बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, बरखान कैसे कहते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहते हैं। अनुप्रस्थ आड़े बल का स्तूप यानी कि हवा की दिशा के समकोण बनने वाले जो दोहरे होते हैं उनको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ या आड़े बल का स्तूप कहते हैं। अनुदैर्ध्य यानी कि हवा की दिशा के समांतर बनने वाले जो रेत की टिल्ली होती है उनको क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य बल का स्तूप कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए गुड लक, जय हो, विजय हो।